आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स और शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारतीय संसदीय प्रणाली की कमियां, उनके अवगुण या बुराइयां। तो कुछ भी पूछा होगा आपका आंसर यही रहेगा, ठीक है। 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो फर्स्ट देखो, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम करीब पिछले 70 साल से काम कर रहा है इंडिया में, और अभी तक हमें सक्सेसफुली काम करते हुए देखने को मिला है। बावजूद इसके भी इसमें भी कुछ हमें कमियां देखने को मिलती है जब हम कंपेयर करते हैं ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम से। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है लैक ऑफ हेल्दी कन्वेंशन। कन्वेंशन होता है धारणा, यानी कि एक तरफ तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चीज को मेंशन करते हैं, लिखते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि कुछ चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो काफी लंबे टाइम से चली आ रही हैं, उनको हम ऐसे ही एक्सेप्ट करी जा रहे हैं बार बार, और उसके लिए हमें स्पेशल कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अ, इंग्लैंड हमारे पास ऐसी एक एग्ज़ाम्पल है कि वहाँ पे देखो, उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है। उनका जो भी उनके कानून की कॉन्स्टिट्यूशन की जगह उनके कन्वेंशंस ही आपको देखने को मिलती हैं। यानी कि अ, ब्रिटिश को बोला जाता है कि मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो वहां पे ये सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। वहां पे आपको अनरिटन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और वहां पे कन्वेंशंस काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि धारणाएं हैं, जो सही है उसको सही मान के उसी के हिसाब से उनके कानून चलते हैं। और दूसरी तरफ हमारे देश में आपको हर एक चीज कानून की फॉर्म में देखने को मिलेगी, या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन देखने को मिलेगी। तो धारणाएं जहाँ पे होती हैं वहां पे लोग, हम ये बोल सकते हैं कि विलिंगली भी बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं धारणाओं को, कन्वेंशंस को एक्सेप्ट करने में या स्टेब्लिश करने में अपनी विलिंगनेस नहीं दिखाई है। क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे जो देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हुए भी देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें एक जो बोलते हैं ना कि योग्यता भी नहीं होती इस पोजीशन की, मगर वो इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। पॉलिटिकल ऑनेस्टी, पॉलिटिकल मोरालिटी या लव और पॉलिटिकल वैल्यूज पिलर होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, मगर हमारे आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं ये मिसिंग होते हैं। Our political leaders and parties have never hesitated from sacrificing political virtues for the sake of their political gain. तो अपना पर्सनल लेवल पे गेन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई बार बहुत जो पॉलिटिकल वर्च्यू होती है उसके साथ भी वो कॉम्प्रोमाइज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ पॉलिटिकल ऑनेस्टी। तो राजनीतिक जो एक ईमानदारी होती है, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में मिसिंग लगती है, हमें देखने को मिलती है। पॉलिटिकल मोरालिटी एंड पॉलिटिकल ऑनेस्टी, ये दो चीजों की बात की गई है। किसी भी देश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, उसके ये दो पिलर की तरह उनके लिए काम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन इंडिया की पॉलिटिक्स में ये दोनों अगेन मिसिंग होते हैं। पॉलिटिकल मोरालिटी यानी कि राजनीतिक नैतिकता और राजनीतिक ईमानदारी, ये दोनों चीजें हमारे देश की राजनीति में कहीं ना कहीं मिसिंग होते हैं। बिकॉज ऑफ इट, इंडियन पॉलिटिक्स हैज बीन reduced to an unprincipled and opportunist game of selfish political leaders। क्योंकि राजनीतिक ईमानदारी, राजनीतिक नैतिकता हमारे देश की राजनीति में बहुत ही कम देखने को मिलती है। उसके कारण क्या होता है कि जो एक सिद्धांत होते हैं राजनीति में या किसी की इवन जिंदगी में भी, तो वो हमें देखने को नहीं मिलते। यानी कि जो पॉलिटिशियन है वो बहुत ही अनप्रिंसिपल्ड वे में काम करते हैं। वो अपॉर्चुनिस्ट बन जाते हैं, यानी कि मौकाप्रस्त बन जाते हैं। अपने निजी जो स्वार्थ है उनको पूरा करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। दीज
वेरी लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफिशिएंसीज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में भारत के कमियां देखने को मिलती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिशियन ही हैं। थर्ड पॉइंट है इशूइंग ऑफ टू मैनी ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। देखो, कानून बनाने का जो काम होता है वो होता है लोकसभा का और राज्यसभा का। वहां पर होते हैं एमपीज। एमपीज भारत के जो नागरिक हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बिहाफ पे वो कानून बनाते हैं। मगर कई बार ऐसे भी हमें देखने को मिलता है कि ऑर्डिनेंस के द्वारा कानून बनाया जाता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का जब सेशन नहीं चलता होगा तो कई बार ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में बहुत ही ज़रूरत है, तो उस दौरान राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार होता है कि वो डायरेक्टली किसी को भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और ऑर्डिनेंस का मतलब एक बिल वो लेके आएँगे और उसको पास कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की ज़रूरत भी नहीं होती। कब? जब सेशन नहीं चलता। तो इसके बारे में आर्टिकल 1, 2, 3 में बात की गई है। 123 में इसके बारे में बात की गई है कि राष्ट्रपति के पास इतनी पावर्स होती हैं कि इन केस लोकसभा और राज्यसभा का सेशन अगर नहीं चल रहा, तो वो ऑर्डिनेंस लाके डायरेक्टली किसी भी बिल को कानून बना सकते हैं और इस कानून की वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स। और जब लोकसभा या राज्यसभा का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी दिन से उस कानून की वैलिडिटी हो जाएगी 6 वीक्स। तो कई बार ऐसे भी देखने को आता है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है ऑर्डिनेंस लाने की। जब सेशन लोकसभा का और राज्यसभा का नॉर्मल चलेगा, तब भी उस बिल को पास कराया जा सकता है। मगर कई बार अनएथिकल प्रैक्टिसेस का सहारा लेते हुए जो रूलिंग पार्टी है, वो ऑर्डिनेंस लेके आती है। तो कहीं न कहीं ये भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए सही बात नहीं है। There were occasions when ordinances were issued by the president just a few days before the commencement of the session of parliament। तो कई बार ऐसे भी देखने को मिला है कि लोकसभा और राज्यसभा का सेशन स्टार्ट होने वाला था और उससे कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले ऑर्डिनेंस लेके आई सरकार और डायरेक्टली कानून बना दिया। तो इसको भी हम सही नहीं ठहरा सकते। नेक्स्ट है टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपको पता है इंडिया फॉलो करता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी राजनीतिक पार्टीज देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें नेशनल पार्टीज की, तो प्रेजेंट टाइम में 8 से ज़्यादा 8 नेशनल पार्टीज हैं और आई थिंक 50 प्लस स्टेट पार्टीज आज के समय में हमें देखने को मिलती है। और इनको जो मान्यता होती है, रिकॉग्निशन होती है, वो मिलती है चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से इनको मान्यता मिलती है। और इनके अलावा भी बहुत सारी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं और जिनको इनको भी मान्यता इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही मिलती है। तो जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, तो एथिकली, नैतिकता के अनुसार अगर देखा जाए तो ये भी कहीं न कहीं गलत लगता है कि एक ही देश में इतनी ज़्यादा राजनीतिक पार्टियाँ होंगी। तो ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल पार्टी ऑपोजिशन। तो जब हम ऑपोजिशन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे आता है कि एक ही पार्टी विरोधी दल का काम करेगी। बट इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारी पार्टीज होती हैं। तो एक पार्ट जब मेन पार्टियां हमारे देश में 2 हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो सेंट्रल लेवल में जब इलेक्शंस होंगे, जो बीजेपी की 7 पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं और उनके ग्रुप को हम बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, उसके साथ जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनको उस समूह को हम बोलते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ऐसे में जब एक पार्टी चुनाव हारती है, तो ऑपोजिशन में हमें सिर्फ 1 या 2 पार्टी नहीं, बल्कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं ये भी एकदम ठीक नहीं होता, क्योंकि जो सही मायने में हम दर्जा एक ऑपोजिशन पार्टी को देते हैं, मगर फिर भी ऑपोजिशन में बहुत सारी पार्टीज बैठी होती हैं। नेक्स्ट है टू मैनी अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
भारत के संविधान में बहुत सारी अभी तक संशोधन हो चुकी हैं। तो आज तक आज की अगर हम 2020 की बात करें तो मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं। तो ये भी माना जाता है कि देखो करीब 70 साल के टाइम पीरियड में इतनी सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। तो ये भी पॉलिटिकल सिस्टम पार्लियामेंटरी सिस्टम के लिए सही बात नहीं है। संसदीय प्रणाली में ये अगर इतनी सारी अमेंडमेंट्स होती है तो ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं सिस्टम में कमी है। मगर मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार की ज़रूरत होती है, तो उस सुधार पर काम किया जाना चाहिए। क्योंकि देखो अगर आज से 70 साल पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो उसके लिए कानून तो डेफ़िनेटली आज के टाइम में ही बनेगा। जो प्रैक्टिसेज़ वग़ैरह आज से 50 साल, 60 साल पहले नहीं हो रही थी, तो वो डेफ़िनेटली आज के टाइम में ही होंगी। तो इसीलिए इसको मतलब पॉज़िटिव सेंस में ही देखना चाहिए। नेक्स्ट 7th पॉइंट क्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेचर्स। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं लेजिस्लेचर में, वो वाले क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन गिव्स अप ऑल हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड इंटरेस्ट आफ्टर हिज इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर। तो स्पीकर को ये सारी पावर्स मिल जाती हैं ब्रिटेन में। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पावर की बात की जा रही है यहाँ पे, और such healthy conventions goes a long way in assuring the impartiality of presiding officer। तो जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो लोकसभा के, अगर लोकसभा के स्पीकर होंगे तो वो न्यूट्रली काम करेंगे क्योंकि उनको लोगों ने इलेक्ट किया है। तो इंडिया में क्या कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोजीशन होती है तो या कई बार हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर बनते हैं या स्टेट मिनिस्टर बनते हैं, वो ऐसे भी पर्सन को बना दिया जाता है जो एक्चुअली लोगों के द्वारा नहीं चुना होता। देयर आर इंस्टांसेस, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं व्हेन सम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज वर मेड मिनिस्टर्स in the union or state cabinets. Under such circumstances, unquestionable impartiality of the presiding officer is almost unlikely to be established। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोजीशन होती है, वो पोस्ट होती है, न्यूट्रल होती है, उसके ऊपर किसी भी स्टेट या यूनियन मिनिस्टर को नहीं बिठाना चाहिए। वो न्यूट्रल पोस्ट होती है, न्यूट्रल उसको रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लेजिस्लेटर इन लेजिस्लेटिव मैटर्स। तो लेजिस्लेटर हम किसको बोलते हैं? कानून बनाने वालों को। लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी कि उनका इंटरेस्ट कम है, दिलचस्पी कम है किसमें? लेजिस्लेटिव मैटर्स में, कानून बनाने के कार्य में उनकी दिलचस्पी कम है। इट इज सैड इट इज अ सैड कमेंट्री ऑन द वर्किंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इन आवर कंट्री that a majority of them do not take such interest in legislative affairs। बहुत सारे हमारे एमपीज ऐसे भी होते हैं जो जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। अ गुड नंबर ऑफ देम नॉर्मली डू नॉट अटेंड द सिटिंग ऑफ द हाउस। वो मतलब कई बार तो आते ही नहीं हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। Those who fulfill the formality of attending the sitting of the legislative bodies do not actively participate। तो एक जो फॉर्मेलिटी होती है उसको जब वो पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपनी एक्टिवली पार्टिसिपेशन जैसी उनको दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखाते। तो कई बार उसका कारण ये भी माना जाता है क्योंकि पॉलिटिक्स में किसी भी तरह की एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम डिसाइड नहीं की गई। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि कई बार ऐसे भी एमपीज जीत के आ जाते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं या बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कानून बनाएंगे तो ये बिल्कुल अपने आप में भी गलत होता है। तो कोशिश भी ऐसी होनी चाहिए कि इनके लिए अगर हो सके तो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अनप्रिंसिपल्ड अलायंसेस। तो गैर अ, सैद्धांतिक गठजोड़,
उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री आर हंग्री फॉर पावर। तो ये तो इसमें कोई भी आपको दो राय नहीं होगी कि हर एक राजनीतिक जो दल है, उनकी हमेशा एफर्ट्स यही रहती है कि वो पावर में किसी न किसी तरीके से आ जाएँ। तो इसी अपनी अ, जो उनकी लस्ट है, उनकी जो भूख है, उसको वो पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, हर एक तरीके को अपनाते हैं। साम, दाम, दंड, भेद को अपनाने में वो गुरेज़ बिल्कुल भी नहीं करते। वो कई बार इवन ऐसा भी होता है कि 2 पार्टीज़ चुनाव से पहले ऑपोज़िशन में होती हैं, एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। और जब चुनाव होते हैं तो कई बार ऐसी भी नौबत आती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को 50% मेजॉरिटी नहीं मिलती। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि अ, 2 ऐसी पार्टीज़ जो चुनाव से पहले तो ऑपोज़िशन में थे, चुनाव जब हो जाते हैं तो वो बाद में इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये राजनीति के जो सिद्धांत हैं, उनके खिलाफ प्रैक्टिस है। इसकी प्रेज़ेंट एग्ज़ाम्पल जो ताज़ा एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने वो है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपको पता है कि किसी भी पार्टी के पास कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं थी। जैसे शिवसेना, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और तीसरी पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी। तो चुनाव से पहले तो बीजेपी और शिवसेना के बीच वैसे तो इनके बीच में हमेशा गठबंधन देखने को मिलता है, मगर ये फिर भी इनके बीच में डिफरेंशियल ओपिनियन भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो ऐसा हमेशा माना जाता है कि इनके बीच में ही गठबंधन क्योंकि होता है और आगे भी इन्हीं के बीच में होगा। बट जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलके सरकार बना ली। तो ये ऐसी कुछ मेल प्रैक्टिसेज़ हमारी पॉलिटिक्स में होती हैं, उसको रोकना चाहिए। यानी कि जो अलायंस इलेक्शन से पहले बनता है, उसी को एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। जो बाद में बनता है, उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट का मतलब होता है कि जब देखो ये 1989 से इंडिया में काफ़ी कॉमन हो चुका है, हमें देखने को मिलता है। तो हंग पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो जैसे बोलते हैं हैंग हैंग हंग हंग, तो सेकंड फॉर्म हंग पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट हंग हो गया, वहां पे रुक गया, क्योंकि अभी वो आगे ग्रो नहीं कर सकता, बढ़ नहीं सकता। कारण उसका ये है कि उसको 50% या उसको कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली, और अगर मिलती तो वो डेफिनेटली सरकार बनाएगी अगर एक ही पार्टी को 50% सीट्स मिलती हैं। मगर 1989 से इंडिया की पॉलिटिक्स में नेशनल लेवल पे ये एक ट्रेंड नया स्टार्ट हो चुका है कि एक ही पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती। तो ऐसे में क्या होता है कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ मिलके बड़ी पार्टी के द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब गठजोड़ होता है दूसरियाँ पार्टियों के साथ जो लोकल लेवल पे काम करती है, स्टेट पार्टीज़ जो होती हैं, तो उनके नेशनल लेवल की बजाय स्टेट लेवल के मुद्दे ज़्यादा होते हैं। तो जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं, जिनको कुछ सीट्स चाहिए मेजॉरिटी में सरकार बनाने के लिए, वो क्या करते हैं कि स्टेट लेवल की पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेते हैं और कुछ मुद्दों पर वो कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। तो ये हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करता देश के लिए। तो ये भी पार्लियामेंट के लिए एक झटके की तरह होता है। तो इंडिया में 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15 जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें किसी भी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी, यानी कि 50% सीट्स नहीं मिली थी। 545 टोटल सीट्स हैं और जिस पार्टी को 50% सीट्स मिलेगी यानी कि 273 वो सरकार बनाती है। दैट मीन्स किसी भी एक पार्टीज़ को इन सभी चुनाव में कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली, पूर्ण बहुमत नहीं मिला और दू यानी कि एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों ने मिलके सरकार बनाई थी। ये 1989 से लेके जो भी 91, 96, 98, 99, 2004, 2019 इन चुनाव में हुआ था। और 2014 अप्रैल मई में जो चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और 2019 में भी कंप्लीट मेजॉरिटी बीजेपी को मिली थी। तो हंग पार्लियामेंट भी अ, थोड़ी-सी दिक्कत क्रिएट करता है पार्लियामेंट्री जो मॉडल होता है उसके लिए। इनफैक्ट इंडिया में ये प्रॉब्लम हम देखते ही आ रहे हैं शुरू से।
So this is the end of the lecture.